हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने सबसे बड़ा बयान दिया है। दोस्तों कहा भारत का मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पूरी खबर पूरी बात आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे जहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन्नति के मामले में भारत 110 देशों में नंबर 1 पर खड़ा। जी हाँ दोस्तों, यूके यूएई भी रह गए सबसे पीछे। अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, इसी बीच एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए थल सेना के साथ एयरफोर्स और नेवी भी तैयार। बताएंगे सबसे अहम जानकारी आपको, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी हमेशा की तरह मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और पूरे वर्ल्ड में भारतीय सेना नंबर 1 सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा भारत का मुकाबला नहीं कर सकता कभी भी पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री भी भारत के आईटी सेक्टर की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि भारत की आईटी इंडस्ट्री का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत के पास आईआईटी है जिससे उसकी तरक्की हो रही है। दरअसल मिफ्ता इस्माइल ने एक ट्वीट करके कहा था कि अर्थव्यवस्था को लेकर लोग उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और वो उसका जवाब देंगे। इस पर उनसे एक यूजर ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका आईटी सेक्टर है। 90 के दशक में भारत ने बड़े बदलाव किए और आईटी सेक्टर का दिग्गज बन गया। आईटी सेक्टर का भारत की अर्थव्यवस्था में 2025 तक 10% योगदान का अनुमान है। हमारा आईटी सेक्टर सिर्फ 1% का ही योगदान क्यों देता है? इस पर मिफ्ता इस्माइल ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व होगा। मिफ्ता इस्माइल ने भारत के आईटी सेक्टर के आगे बढ़ने पर भारतीय शिक्षण संस्थानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत का आईटी सेक्टर इसलिए आगे है क्योंकि भारत में आईआईटी और कई महान विश्वविद्यालय हैं और हमारे पास एक भी नहीं है। खराब कानून व्यवस्था के कारण पाकिस्तान में विदेशी निवेश नहीं करते और न ही सर्विस से जुड़े ऑफिस खोलते हैं। भारत में आईटी उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग सर्विस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग समेत एक विविध श्रेणी शामिल है। यानी कि दोस्तों खुद पाकिस्तानी अब ये मान रहे हैं कि भारत का मुकाबला पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। भारत इतना आगे निकल चुका है कि पाकिस्तान वहां तक पहुंचने की सोच तक नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों फिर एक बार भारत पर गर्व करने वाली एक खबर थी जो हमने आपको बताया दोस्तों। तो कमेंट में आप लोग मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आज साथ ही साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन्नति के मामले में भारत 110 देशों में नंबर 1 पर है। जी हाँ, यूके यूएई भी रह गए पीछे। बड़ी खबर बता दें, भारत की अल्पसंख्यक नीति एक ऐसे दृष्टिकोण पर आधारित है जो विविधता बढ़ाने पर जोर देती है। भारत के संविधान में संस्कृति और शिक्षा में धार्मिक अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए विशिष्ट प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार किसी अन्य संविधान में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल अल्पसंख्यकों पर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के उद्घाटन मूल्यांकन में ये बातें कही गई है। इस मूल्यांकन में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपायों के लिए भारत को 110 देशों में नंबर 1 का स्थान दिया गया है। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस बोले तो सीपीए एक शोध संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत के पटना में है। सीपीए के उद्घाटन मूल्यांकन के अनुसार 110 देशों में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्वीकृति का उच्चतम स्तर है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का स्थान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया सूची में सबसे नीचे है और यूके और यूएई क्रमशः 54वें और 61वें स्थान पर है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे कई अन्य देशों का विपरीत भारत में किसी भी धार्मिक संप्रदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मॉडल की समावेशिता और कई धर्मों और उनके संप्रदायों के खिलाफ भेदभाव की कमी के कारण संयुक्त राष्ट्र भारत की अल्पसंख्यक नीति को अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग कर सकता है। हालांकि ये अक्सर अपेक्षित परिणाम प्रदान नहीं करता है क्योंकि सीपीए की रिपोर्ट के अनुसार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के साथ विभिन्न प्रकार की चिंताओं को लेकर संघर्ष की कई रिपोर्टें हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत में अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, पूरे विश्व में तो भारत ग्रो कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में नंबर 1 नेता है। डिफेंस की बात करें दोस्तों तो भारत आगे चल रहा है, तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और अब ऐसे में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में हमारा भारत नंबर 1 पर आ गया है दोस्तों। यानी कि बस 1-2 चीजें कंडीशन और बची है दोस्तों, बस वो कंप्लीट हो जाए, अपना भारत हर तरीके से सुपर पावर देश बन जाएगा और जो भारत के दुश्मन है वो भी भारत को सलाम
सलाम करेंगे। मानते हैं इस बात को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और वीडियो को जिन्होंने तक लाइक नहीं किया है अपने भारत के लिए दोस्तों इस लाइक का बटन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए थल सेना के साथ एयरफोर्स और नेवी भी तैयार। लद्दाख में पेट्रोलिंग हुई तेज। बता दें लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिक गश्त पर है, अन्य जगहों पर तकनीकी के माध्यम से दुश्मनों पर नजर रखी जा रही है। भारतीय सेना चीन के किसी भी आक्रामक कार्यवाही का उपयुक्त जवाब देने को तैयार है। भारतीय थल सेना ने मंगलवार को कहा है कि वो लद्दाख सेक्टर में चीन की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी। देश की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सैनिकों की गश्त के साथ तकनीकी माध्यमों का सुनिश्चित उपयोग किया जा रहा है। ऐसा कहकर सेना ने उन तमाम दावों का भी खंडन कर दिया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि एलएसी पर बहुत सारे पॉइंट्स पर सेना ने गश्त करना बंद कर दिया है और उसे चीन के लिए छोड़ दिया है। सेना ने साफ कर दिया है कि सैनिक लगातार एलएसी पर गश्त कर रहे हैं। अन्य बिंदुओं पर भी तकनीकी के जरिए नजर रखी जा रही है। सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बादामी बाग छावनी इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान उक्त बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध ने विध्वंसकारी और दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने जैसे कई सबक दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि चीन के किसी भी आक्रामक मंसूबे या प्रयासों का कड़ा जवाब देने को सिर्फ थल सेना ही नहीं बल्कि वायु सेना और नौसेना भी पूरी तरीके से तैयार है। तीनों सेनाएं पूर्ण तालमेल और मजबूत इरादे के साथ चीन की हर हरकत का जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि एलएसी पर स्थिति का राजनयिक और अभियानगत स्तरों पर समाधान करने के उपाय एक साथ जारी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर सीडीएस जनरल चौहान ने कहा रक्षा निर्माण में महाशक्ति बन सकता है भारत। जी हाँ, रक्षा निर्माण में निजी क्षेत्र के योगदान की सराहना करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा है कि भारत में सैन्य उपकरण बनाने में एक महाशक्ति के रूप में उभरने की क्षमता है और उसने बड़े और जटिल प्लेटफॉर्मों को विकसित करने के लिए साधन प्रदर्शित किए हैं। सोमवार को कर्नाटक के तुमाकुरु जिले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, जो कि भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है, उसके उद्घाटन का उल्लेख करते हुए जनरल चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनना देश का सपना था। वो पुणे शहर के चाकन में NIBE डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा आयोजित माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डिफेंस एक्सपो 2023 के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, चौहान जी ने कहा कि जब हम एक शक्तिशाली भारत की कल्पना करते हैं तो हमारा प्रमुख ध्यान सशस्त्र बलों की ओर जाता है और हम उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं। मेरे अनुसार सशस्त्र बलों के पीछे एक बड़ा रक्षा परिस्थिति तंत्र खड़ा है जो देश को शक्तिशाली बना रहा है और ये रक्षा परिस्थिति तंत्र काम करता। अगर आप भी दोस्तों चौहान जी की इन बातों का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि रक्षा निर्माण में भारत महाशक्ति बन सकता है तो हमें पूरा विश्वास है, कहना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां भारतीय विमान को पाकिस्तान ने नहीं दिया रास्ता, राहत सामग्री लेकर तुर्की जा रहा था अपना एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में राहत सामग्री ले जा रहे भारतीय विमान को पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया, जिसके चलते उसे कई चक्कर लगाकर दूसरे रूट से तुर्की में उतरना पड़ा। पाकिस्तान की इस हरकत से दुनिया भर में उसकी छवि और धूमिल हो गई है। तो वहीं तुर्की ने भारत की मदद की तारीफ की और भारत को सच्चा दोस्त बताया है। भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुनील ने भारत सरकार की ओर से इस मदद के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। फिरत सुनील ने ट्विटर पर लिखा कि दोस्त तुर्की और हिंदी में एक आम शब्द है। हमारे पास एक तुर्की कहावत है, जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने तुर्की के दूतावास का दौरा किया और शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहानुभूति से भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया है कि राहत सामग्री के साथ NDRF मेडिकल टीम और बचाव टीमों को तुरंत तुर्की भेजा जाएगा। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि NDRF की 2 टीमें विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ 100 कर्मियों को राहत और बचाव के लिए तुर्की भेजा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत दोस्तों मानवता दिखाते हुए तुर्की को मदद करने के लिए अपने सामानों को भेज रहा था। एक तरीके से भारत दोस्तों पूरा हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तुर्की, लेकिन उस राहत कार्य के लिए भी और बचाव कार्य के लिए भी दोस्तों पाकिस्तान ने अपना एरोस्पेस नहीं दिया, जो कि दोस्तों पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी कलंक की बात है। दोस्तों मानवता पर कलंक है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को जितनी बुरी चीजें कहें वो भी कम है। अगर आप भी इन बातों को मानते हैं तो दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान
पाकिस्तान को किन चीजों से, किन शब्दों से संबोधित करना चाहिए, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत और ब्रिटेन अब लिखेंगे दोस्ती की नई इबारत। जयशंकर जी ने यूके के विदेश मंत्री से की ये बात, बता दें भारत और ब्रिटेन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के नेतृत्व में दोस्ती की एक नई इबारत लिखने को तैयार है। व्यापार से लेकर अर्थव्यवस्था, रक्षा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अगले 10 वर्षों तक की कार्य योजना दोनों देशों ने तैयार कर लिया है। इस संबंध में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष जेम्स क्लेवर्ली से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों को अब और अधिक मजबूती मिलेगी। नवंबर 2022 में पीएम मोदी और ऋषि सुनक की इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन में गर्मजोशी से मिले थे। इसके बाद ही माना जा रहा था कि अब दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिलेगी। इसकी कवायद अब शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मंगलवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली से द्विपक्षीय संबंधों और भारत की G20 अध्यक्षता के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। 1 और 2 मार्च को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के विदेश मंत्री की भारत की संभावित यात्रा से पहले फोन पर यह वार्ताएं हुई है। जयशंकर जी ने ट्वीट करके बताया कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली का फोन आया, हमने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और भारत की G20 अध्यक्षता के एजेंडे पर चर्चाएं की। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें जहां शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम पर फोड़ा 180 अरब का टैक्स बम, आखिरकार IMF के आगे झुकना पड़ गया कंगाल पाकिस्तान को। जी हां, पाकिस्तान खुद को डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF के साथ डील की कोशिश में लगा है। हर हाल में पाकिस्तान इस डील को चाहता है। पाकिस्तान ने IMF के साथ डील को हासिल करने का अपना आखिरी प्रयास किया। सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिजली और गैस टैरिफ और सामान बिक्री कर बोले तो GST में बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखा दी है। सरकार ने पाकिस्तान के राजस्व संघीय बोर्ड FBR के वार्षिक टैक्स टारगेट को बढ़ाकर 7,650 अरब रुपए कर दिया है। इसमें 180 अरब रुपए की बढ़ोतरी की गई है। GST को 70% की जगह 18% करके 5 महीनों में 55 अरब रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य है। हालांकि IMF अभी भी इन कोशिशों से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। IMF का मिशन अभी भी बिजली की कीमतों को बढ़ाने की शर्त पर अड़ा हुआ है। IMF चाहता है कि बिजली की कीमत को 12.5 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति यूनिट कर दिया जाए। IMF ने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने और खर्चों को कम करने का भी सुझाव दिया है। पाकिस्तान की ओर से IMF के साथ डील करने वालों को सबसे ज्यादा मुश्किलें बिजली की शर्तों पर हो रही है। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि IMF का साफ कहना है कि बिजली की कीमतों से सब्सिडी खत्म की जाए। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भिखारी पाकिस्तान ने फिर UNGA में उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत ने कर दी खड़े खड़े बेइज्जती। जी हां दोस्तों, आटे, दाल, चावल और 2 वक्त की रोटी की मोहताज भिखारी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने फिर उसे कड़ी नसीहत दी है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में असुरक्षा की गहरी भावना है और इसने भारत एवं उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश रची है। भारत ने साफ कह दिया है कि बार बार झूठ बोलने वाले पाकिस्तान को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर राजेश परिहार ने सोमवार को कहा कि इस्लामाबाद भारत के बारे में बार बार झूठ बोल रहा है। उन्होंने UNGA में कहा कि मेरे देश के खिलाफ पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई तुच्छ टिप्पणियों का जवाब देने के लिए मुझे इस मंच का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ी। बार बार झूठ का सहारा लेने की मानसिकता रखने वाले पाकिस्तान का इस तरह का बयान हमारी सहानुभूति का हकदार है। साथ ही मेरे लिए सही बात रखना महत्वपूर्ण है। चलते हैं बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां तुर्की की मदद के लिए भारत ने बुलाई तत्काल बैठक, इंडिगो ने फ्री सेवाएं देने की भरी हामी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने विनाशकारी भूकंपों से जूझ रहे तुर्की के लिए उड़ानें संचालित करने वाली भारतीय वाहकों के साथ तत्काल बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान भारत की कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो ने अपनी निर्धारित उड़ानों पर इस्तांबुल के लिए मुफ्त कार्गो आवाजाही की पेशकश की है। एविएशन इंडस्ट्री के एक सूत्र ने बताया कि भारतीय विमानन नियामक ने वाणिज्यिक अनुसूचित उड़ानों में कार्गो मूवमेंट के लिए तुर्की के लिए परिचालन उड़ानों पर भारतीय वाहकों के साथ बैठकें की हैं। इंडिगो ने इस्तांबुल के लिए बोइंग 777 विमान का इस्तेमाल करने वाली अपनी निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानों पर मुफ्त कार्गो आवाजाही की पेशकश की है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, रूसी गोलाबारी से यूक्रेन के अस्पताल में लगी भीषण आग 24 फरवरी को आने वाली
वाली है कीव में कयामत। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध के 1 वर्ष होने को है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों को जारी रखा है। मंगलवार को यूक्रेन में रूसी गोलाबारी में भारी संख्या में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस गोलाबारी में एक शहर के अस्पताल में आग लग गई। हमले के वक्त अस्पताल में काफी संख्या में मरीजों का इलाज चल रहा था। गोलाबारी के बाद आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय अधिकारियों ने की यूक्रेनी अधिकारियों को आशंका थी कि हमले की वर्षगांठ के करीब रूस नए सिरे से हमला करेगा, लेकिन अब ये अभी हो जाएगा ऐसा अनुमान नहीं लगाया गया था। क्षेत्रीय यूक्रेनी आपातकालीन सेवा की ओर से बताया गया है कि गोलाबारी के परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वी शहर वोवचांस के एक अस्पताल में सोमवार देर रात आग लग गई। पूर्वोत्तर खार्किव क्षेत्र की राज्य आपातकालीन सेवा ने एक ऑनलाइन बयान जारी करके कहा है कि गोलाबारी से शहर में कई जगह आग लग गई, जिसमें नगर पालिका अस्पताल की 2 मंजिला इमारत शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां युद्ध जारी रहा तो रशिया को पेरिस ओलंपिक से बाहर कर सकता है फ्रांस। यूक्रेन ने की थी अपील। जी हां, अगर यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रहा तो रशिया का पेरिस ओलंपिक में भाग लेना सपना हो सकता है, यानी लेने का सपना टूट सकता है। यूक्रेन पर हमला नहीं रोकने की स्थिति में फ्रांस ने रूस को बाहर का रास्ता दिखाने का संकेत दे दिया है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। यूक्रेन ने अभी कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट करके रशिया को पेरिस ओलंपिक से बाहर किए जाने की अपील की थी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा ट्वीट करके रशिया को पेरिस ओलंपिक में ना खेलने देने की अपील का असर अभी से दिखने लगा है। पेरिस की मेयर ने साफ कहा है कि युद्ध जारी रहा तो रशिया को ओलंपिक में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने कहा है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला जारी रखता है तो अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में उसकी टीम को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या रूसी राष्ट्रपति इस पर सोच पाएंगे? दोस्तों क्या इससे फर्क पड़ता है पुतिन को? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां 17 से 20 फरवरी तक नेपाल दौरे पर रहेंगे थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी। भारतीय सेना के 11 पूर्व सेनाध्यक्षों को भी निमंत्रण भेजा गया है। जी हां, भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी 17 से 20 फरवरी के बीच तक नेपाल के दौरे पर रहेंगे। नेपाली सेना की 260वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना के 11 पूर्व सेनाध्यक्षों को भी निमंत्रण आया है। चूंकि भारतीय थल सेना अध्यक्ष नेपाली सेना के मानार्थ महारथी बोले तो प्रधान सेनापति होते हैं, इस नाते इस समय तक के सभी पूर्व सेना थल सेनाध्यक्षों को विशेष रूप से निमंत्रण भेजा गया है। नेपाली सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले विशेष समारोह के लिए भारतीय थल सेनाओं के पूर्व अध्यक्षों और करंट सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जी को बुलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, जहां चीन को फूटा गुब्बारा नहीं लौटाएगा अमेरिका। जो बाइडेन ने कसा तंज, कहा वे चीनी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा है कि चीन ने अमेरिका में जासूसी के लिए गुब्बारों को उड़ाने का दुस्साहसपूर्ण काम किया क्योंकि वे चीनी सरकार है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि गुब्बारे और अमेरिका पर जासूसी करने का चीन का प्रयास कुछ ऐसा है जैसी उससे अपेक्षा की जा सकती है। सवाल यह है कि जब हमने चीन से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये उनका गुब्बारा नहीं है। उन्होंने सिर्फ इसके पीछे उनका क्या मकसद था ये नहीं बताया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि बात चीन पर भरोसा करने की नहीं है, ये इस बात का फैसला करने का समय है कि क्या हमें चीन के साथ काम करना चाहिए और हमारे पास इसके अलावा विकल्प क्या है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका ने कहा मुंबई आतंकी हमले की यादें अब भी भारत यूएस में है, ताजा भयावह था वो दिन। बता दें जो बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को कहा कि 2008 में मुंबई में आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर हमले की यादें अभी भी भारत और अमेरिका दोनों के जहन में ताजा हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने दैनिक समाचार सम्मेलन के संवाददाताओं से कहा कि मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले की यादें अभी भी ताजा हैं, वे यहाँ और भारत में अभी भी जीवंत हैं। प्राइस ने कहा कि हमले की यादें अभी भी अमेरिका में ताजा है। हम सभी उस दिन की भयावह कल्पना, होटल पर हमला, रक्तपात को याद कर सकते हैं और यही कारण है कि हम इसके अपराधियों के लिए जवाबदेही पर जोर देना जारी रखे हुए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें जहां किम जोंग उनके लापता होने को लेकर अटकलें हो गई हैं तेज। आखिर कहां लापता हो गए किम जोंग उन? बता दें उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके लापता होने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल बीते 1 महीने से अधिक समय से उन्हें किसी पब्लिक इवेंट में नहीं देखा गया है। राजधानी प्योंगयांग में इस हफ्ते ही बड़े पैमाने पर मिलिट्री परेड होनी है, मगर तानाशाह का अब तक कुछ अता पता नहीं चला है। दक्षिण कोरिया के एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक रविवार को एक अहम बैठक से किम जोंग उन गायब रहे। ये इस तरह का तरीका मौका था जब उन्होंने किसी बड़ी मीटिंग में हिस्सा ना लिया हो। रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि किम जोंग उनके इतने लंबे समय तक सार्वजनिक तौर पर ना दिखने की वजह उनकी खराब सेहत हो सकती है। 2014 में ऐसा हो चुका है जब नॉर्थ कोरियाई तानाशाह का 40 दिनों तक कुछ पता नहीं चला था। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में अब बिजली का बड़ा संकट, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में खाद्यान्न की कमी के बीच लोग बिजली संकट से भी जूझ रहे हैं। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान शहर के कई इलाकों में बिजली न होने के कारण पिछले एक हफ्ते से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शहर में यातायात ठप हो गया है और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बिजली आपूर्ति बहाल न होने तक प्रदर्शनकारियों ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए प्रदर्शनों के दौरान राजमार्गों को पूरी तरह जाम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा लोग तेजी से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी अब हर तरीके से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दोस्तों पूरे विश्व में पाकिस्तान की खिल्ली उड़ रही है और अपनी करनी पर शर्मिंदगी भी नहीं हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तान को ऐसे लोगों को निर्लज भी कहा जाता है हमारी भाषा में। आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दे, जहां अब राहुल गांधी पर खूब बरसी स्मृति ईरानी। कहा एक सज्जन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर लगाए आरोप। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राहुल गांधी पर मंगलवार को जमकर तंज कसा। इस दौरान स्मृति ईरानी ने खास तौर पर मैजिक परिवार और यात्रा का जिक्र किया। गौरतलब है कि कल राहुल गांधी ने संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जमकर हमले किए थे। अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी ने जादू अपनों और भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करके पीएम पर कई आरोप लगाए थे। स्मृति ईरानी ने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ से की। इसके बाद उन्होंने अपना अंदाज बदला और राहुल गांधी पर तंजिया अंदाज में हमले शुरू कर दिए। ईरानी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए आरोप भी लगाया है कि परिवार ने अमेठी में कई ऐसी जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया जिन्हें फाउंडेशन या फैक्ट्री के लिए आवंटित किया गया था। उनका इशारा गांधी परिवार की तरफ था। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज एक सज्जन जिन्हें अमेठी ने मैजिक दिखाया और 4 विधानसभा सीट पर जिनकी जमानत जब्त हो गई, उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया। उनका इशारा 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी की हार और अपनी जीत की ओर था। जी हाँ, यानी कि दोस्तों बहुत ही बुरे तरीके से राहुल गांधी को जवाब दिया है स्मृति ईरानी जी ने। बहरहाल आप क्या जवाब देना चाहेंगे जिस प्रकार से संसद में राहुल गांधी ने पीएम मोदी जी पर कटाक्ष करने की कोशिश की, दोस्तों उनको जबरदस्ती ब्लेम करने की कोशिश की। ऐसे में आपका राय तो बनता ही है दोस्तों। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बढ़ने के लिए। जय हिंद जय भारत।